आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे अब आपकी स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इनसे जानेंगे कल के बाजार पर क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी। और आज हमारे साथ है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरख। इनसे जानेंगे कल के बाजार पर क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी। और आज हमारे साथ है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरखकर। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका बाजार आज और कल में। पूरी रिसर्च टीम का भी परिचय करा देते हैं। आशीष से हम जानेंगे आज बाजार में कहां दिखा एक्शन, और साथ ही चीन में आयरन ओर कीमतों में क्यों आया उछाल। देवांशी बताएंगे डीवीज लैब में क्यों आई तेजी। कुशल से जानेंगे प्रोडक्शन बढ़ाने पर क्या कर रही हैं ऑटो कंपनियां। दीपांशु से जानेंगे मार्च तिमाही में कैसे रहेंगे BHEL के नतीजे। मानसी बताएंगी मार्च तिमाही में कैसे रह सकते हैं DLF के नतीजे। लेकिन सबसे पहले आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज थी बाजार में वीकली वायदा एक्सपायरी और ऊपरी स्तरों पर बाजार के पास बाजार पहुंचे। निफ्टी सेंचुरी लगाकर 15,740 के पास बंद हुआ, तो निफ्टी बैंक 330 अंकों की तेजी के साथ 35,100 के ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स ने करीब 360 अंकों की छलांग लगाई और 52,300 पर बंद हुआ। ऑटो को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स में आज अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। वहीं अगर FIIs और DIIs के डेटा पर एक नजर डाल लेते हैं तो FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में आज 1,329 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 575 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं वीकली वायदा एक्सपायरी के दिन बाजार के आज के कारोबार के क्या खास मायने रहे। वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में दिखा दमदार एक्शन, और इस एक्शन के संकेत सुस्ती भरे थे क्योंकि कल के सेशन में बाजारों में दिखा उतार चढ़ाव और उससे ट्रेडर्स थोड़े से सहमे और डरे हुए थे। ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत, बहुत तेजी नहीं तो बहुत मंदी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजारों ने हरे निशान के साथ शुरुआत की 15,700 के बेहद करीब, और उसके बाद सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखे। तो फिर तेजी हुई क्यों? एक, वायदा कारोबार की एक्सपायरी का दिन था हफ्ते वाली। दूसरा, कल के उतार चढ़ाव के बीच ट्रेडर्स काफ़ी हल्के हो गए, पुट कॉल रेशियो नीचे आ गया, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन तेजी की स्पेशली कम कर ली और शॉर्ट्स बहुत बना दिए। बस एक्सपायरी के दिन तो यही चाहिए कि अगर शॉर्ट्स बहुत हैं, पोजीशंस हल्की हैं और फिर हल्का सा तेजी का माहौल बन जाए तो कहने ही क्या। और वही शॉर्ट कवरिंग आज होती दिखी है। 15,700 के आसपास दिन भर वक्त बिताने के बाद आखिरी 1.5 घंटे में बाजार ने दम दिखाया और अब तक की सबसे बेहतरीन दूसरी क्लोजिंग मिली है। जी हाँ, 15,751 की बेस्ट क्लोजिंग है 8 जून की। उसके बाद आज जो हम क्लोज हुए हैं 15,745 पर, ये अब तक की बेस्ट क्लोजिंग है, सेकंड बेस्ट क्लोजिंग है। तो उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि बाजार लाइफ टाइम हाई के बेहद नज़दीक बंद होते हुए दिखे, और यह बाजार की ताकत का एक आपको इंडिकेशन है। दूसरी बात बैंक निफ्टी में आई है। बैंक निफ्टी में काफ़ी शॉर्ट्स थे और दिन भर बैंक निफ्टी 35,000 को पार करने में मशक्कत करता रहा, हुआ नहीं, लेकिन आखिरी 1.5-2 घंटे में बैंक निफ्टी ने 35,000 को पार किया और 35,100 के ऊपर आकर अच्छी क्लोजिंग दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास देने की कोशिश की। तो एक्सपायरी के दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हो, पूरी तेजी स्क्रीन पर बने, कॉन्फिडेंस लौटता हुआ दिखे, और वो भी तब जबकि ग्लोबल मार्केट से बहुत ज़्यादा दमदार संकेत या कमजोरी के संकेत ना हो। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि तेजी करने वालों की ग्रिप बाजार पर अब भी बनी हुई है, और आज फिर से बाजार में इसीलिए बढ़िया मजबूती का एक्शन देखने को मिला। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में चुनिंदा एक्शन था। कई सेक्टर्स ऐसे हैं जो आज फिर से एक्शन में आते हुए नजर आए। मसलन रियल एस्टेट शेयरों में बढ़िया तेजी बन गई, फार्मा में सेलेक्टिवली तेजी हुई, FMCG शेयर फिर से चलने लगे। तो सेक्टोरल चर्निंग चल रही है और ओवरऑल बाजार का ट्रेंड मजबूती का बरकरार है। वही अब कल बाजार पर क्या रहे स्ट्रैटेजी, अनिल जी से इस पर भी करेंगे बातचीत। लेकिन आज बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कैसा था समझते हैं। सीधे चलते हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी के पास। आशीष, जरा बताएं आज कौन से सेक्टर में थी हरियाली और कहां पर थी नरमी। देखिए, कल के अच्छे करेक्शन के बाद आज बाजार में बढ़िया तेजी देखने को मिली। क्लोजिंग के समय अगर आप देखें तो निफ्टी करीब 100 अंक, निफ्टी बैंक करीब 300 अंक और 350 अंकों की तेजी के साथ सेंसेक्स बंद हुआ। आखिरी 1.5 घंटे में अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक की तरफ से बढ़िया कंट्रीब्यूशन आते हुए दिखा। हर बार की तरह जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है काफी बढ़िया था। बाजार में स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखी जा रही है। आइए सबसे पहले वो स्टॉक्स बता देते हैं जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताया। ई क्लर्क्स ये आपको स्टॉक बताया गया था, नतीजा आएंगे कमाई कराएंगे, करीब 5% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। बजाज फाइनेंस आपको राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर में बताया गया था, बढ़िया तेजी स्टॉक में देखने को मिली। गोदरेज प्रॉपर्टीज आपको वागले जी ने बताया और नतीजों से पहले सेल पर खरीदारी की राय दी सेठी साहब ने।
दिन के हाई के करीब बंद हुआ सेल। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो आज बाजी मारी रियल एस्टेट सेक्टर ने। कल हमने बताया था कि आपको यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी। आज अगर आप देखें तो स्टार परफॉर्मर रहा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, यहाँ पर करीब 10% तक की मूव्स देखने को मिले। डीएलएफ में काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स में भी एक बाइंग आते हुए नजर आई। इसके अलावा अगर आप देखें तो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में भी आज काफी बढ़िया मूव देखने को मिला। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस वायदा कारोबार का स्टॉक है, 10% का सर्किट यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि उसके बाद थोड़ी सी ऊपरी तरफ से मुनाफा वसूली भी देखने को मिली। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और दिग्गज एचडीएफसी लिमिटेड में भी खरीदारी का रुझान देखने को मिला। बजाज फिंस में तेजी देखने को मिली। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व यहाँ पर खरीदारी का रुझान देखने को मिला। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पर काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली। पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक और प्राइवेट बैंक आरबीएल बैंक में भी अगर आप देखें तो बढ़िया तेजी का रुझान देखने को मिला। काफी दिनों के बाद एमएनसी कंपनी नोवार्टिस यहाँ पर एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला। पनीशिया बायोटेक में निचली तरफ से अच्छी खरीदारी देखने को मिली और स्पार्क में अगर आप देखें तो बड़े मैग्नीट्यूड का ब्रेकआउट देखने को मिला है। कंटिन्यूअस तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। नाटको फार्मा में भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक गेंस देखने को मिले। इसके अलावा आज बाजार में एक और खास तबका था फोकस में, वो है असेट मैनेजमेंट कंपनीज, क्योंकि कल म्यूचुअल फंड्स के जो हाईलाइट है उसके बाद अगर आप देखें तो बढ़िया ब्रेकआउट हुआ। यूटीआई एएमसी में करीब 7 से 8% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। एचडीएफसी, एएमसी, नाम इंडिया यहाँ पर भी खरीदारी का रुझान देखने को मिला। कैम्स इंडिया में दिन के दौरान तेजी आई, हालांकि ऊपरी तरफ से अगर आप देखें तो स्टॉक में बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला। मेटल स्टॉक्स में देखिए सेल के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर आप देखें तो जिंदल स्टेनलेस, रत्नामणि मेटल, टाटा स्टील यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। नाल्को भी ठीक ठाक तेजी के साथ बंद हुआ। सिर्फ एकमात्र ऑटो स्टॉक सेक्टर आज के सत्र में ऐसे रहे जहां पर बिकवाली देखने को मिली। बजाज ऑटो, आयशर, मारुति, हीरो, तमाम जो ऑटो दिग्गज स्टॉक्स है वहां पर अगर आप देखें तो आज बिकवाली का रुझान रहा। चलिए आज के एक्सपर्ट अविनाश जी का रुख अब कर लेते हैं। अविनाश जी, आज तो बाजार के लिए अच्छा दिन काफी रहा। अब आने वाले दिनों में बाजार के लिए सपोर्टिंग फैक्टर्स कौन से रह सकते हैं? साथ ही हफ्ते भर का नजरिया रखें तो पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की सलाह देंगे? स्वाति, मुझे लग रहा है कि बाजार में जो सपोर्टिंग फैक्टर रहेगा वो ऑब्वियसली कोविड रिलेटेड केसेस रहेंगे। हर रोज हम देखते हैं कि कोविड के केसेस कम हो रहे हैं, प्लस अभी जिस प्रकार से मानसून का प्रोग्रेस शुरू हुआ है, मार्केट्स को काफी उम्मीद है कि इस साल एग्रीकल्चर जो है, जो बड़ा कंपोनेंट है जीडीपी का, वो अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा। तो मैक्रो रिलेटेड फैक्टर्स हमको लग रहा है आने वाले 1-2 महीने में लोकल ये फैक्टर्स प्ले आउट करेंगे। प्लस यूएस में इन्फ्लेशन कैसे प्ले आउट करेगा, यहाँ पे जुलाई में कैसे इन्फ्लेशन नंबर्स आएंगे, उसके ऊपर सबकी नजरें रहेंगी। पोजीशनल व्यू के लिए मुझे मेटल सेक्टर में सेल पसंद है। सेल की कॉन्फ्रेंस कॉल कल होने वाली है और हमको लग रहा है कि नंबर्स जो चौथे तिमाही के होंगे काफी अच्छे आएंगे। इनफैक्ट ओवरऑल जो आयरन ओर के प्राइसेस की खबर आज आई है उसका भी इम्पैक्ट पॉजिटिवली सेल पे आएगा, क्योंकि सेल इंटीग्रेटेड प्लेयर है, खुद का आयरन ओर और उसके बाद स्टील की प्रोडक्शन वो करता है। तो यहाँ पे काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है। हमको लग रहा है करीबन 140-141 का नियर टर्म का टारगेट बन सकता है 10 दिनों के लिए, और यहाँ पे आपको 125 या 26 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। पोजीशनल व्यू के लिए इसमें अभी भी अच्छा पैसा बन सकता है। तो ये मेरी तरफ से पोजीशनल पिक 8 से 10 दिन के। तो पोजीशनल पिक, हफ्ते भर का नजरिया, सेल में रखने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। आज के एक्सपर्ट से बातचीत रहेगी जारी। कुछ और सेक्टर स्पेसिफिक खबरों का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं डीवीज लैब की। काफी तेजी देखी गई है पर्टिकुलर स्टॉक में और कोरोना की दवा के चलते भी शेयर फोकस में है। कुछ और वजह जानते हैं तेजी के हमारी सहयोगी देवांशी से, बताइए। डीवीज लैब में आज के ट्रेडिंग सेशन में करीब 3% से ज़्यादा की तेज़ी देखने मिली। उसकी वजह यह है कि यूएस की जो कंपनी है मर्क, उसने यूएस सरकार के साथ एक बड़ा करार किया है। कोविड की जो मेडिसिन है मोल्यूपिरावीर, इसको सप्लाई करने के लिए ये करार किया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मोल्यूपिरावीर को अब तक यूएस एफडीए से क्लियरेंस या मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन जिस दिन यूएस एफडीए इसको क्लियर करती है तब यूएस सरकार इस कंपनी से करीब 17 लाख डोजेस खरीद सकती है। अब इसका जो डीवीज लैब है इस पर किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है, 26 मई को एक प्रेस रिलीज कंपनी ने शेयर किया था, जहां पे उनका कहना था कि मर्क के साथ उन्होंने एक करार किया है जहां पे मोल्यूपिरावीर का जो एपीआई है वो डीवीज लैब इसको सप्लाई करती हुई दिखेगी। यानी कि जो मोल्यूपिरावीर वो यूएस सरकार को सप्लाई करेगी, इसकी जो एपीआई है वो डीवीज लैब मैन्युफैक्चर करेगी और इसको सप्लाई करेगी। यानी कि जैसी बिक्री मोल्यूपिरावीर की बढ़ेगी, एपीआई की डिमांड और बढ़ती हुई दिखेगी और इसी के चलते डीवीज लैब में आज अच्छी तेजी थी। इसके साथ ही आप देखिए 2 बड़ी कंपनीज हैं भारत में जो मर्क को सप्लाई करती है एपीआई। लॉरस लैब भी दूसरी कंपनी है डीवीज के अलावा,
जो इस कंपनी को केटर करती है, और इसी के चलते आप देखिए आज लॉरस लैब में भी अच्छे गेन्स थे और डिवीज लैब भी 3% से ज़्यादा के गेन्स के साथ कामकाज करता हुआ दिखा। अविनाश जी, क्विक टेक आपका डिवीज लैब पर। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली न्यूज़ फ्लो काफ़ी पॉजिटिव है स्वाति, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट भी इसके लिए उम्मीद कर रहा है कि काफ़ी बड़ा अर्निंग्स का इम्पैक्ट दिवीज लैब के ऊपर आएगा। तो मुझे लग रहा है हालांकि स्टॉक काफ़ी सिग्निफिकेंटली भाग चुका है, लेकिन अगर ये न्यूज़ फ्रक्टिफाई होती है और आने वाले दिनों में अगर रियलिस्टिकली अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली FY22 के अर्निंग्स में बहुत अच्छा इजाफा आएगा। तो मेरे ख्याल से जिनको मीडियम टू लॉन्ग टर्म अवधि के लिए खरीदना है, मेरे ख्याल से इवन करंट लेवल्स पे एंटर कर सकते हैं। काफी अच्छी कंपनी है, बिल्कुल कर्जा मुक्त है, और जिस प्रकार के प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस में ये काम करती है वहां पे इन्होंने लगातार अच्छी ROE, अच्छा मार्जिन परफॉर्मेंस दिखा है। तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो स्टॉक है। अगर मार्केट थोड़ा गिरता भी है तो खरीदने जैसा स्टॉक है ऑन एवरी डिक्लाइन। चलिए, ये तो बात होगी डिवीज लैब की। अब आने वाले नतीजों पर चर्चा कर लेते हैं। BHEL के नतीजे कैसे रह सकते हैं, मार्च तिमाही में कंपनी कैसे नंबर्स करेगी पोस्ट, दीपांशु से समझते हैं। दीपांशु, जरा बताएं BHEL के नतीजों का अनुमान क्या कह रहा है? एक टर्न अराउंड क्वार्टर हो सकता है जहां तक BHEL के नतीजों का सवाल है। हम देखने वाले हैं कि 4 तिमाहियों के बाद फाइनली कंपनी घाटे से मुनाफे में आती हुई दिख सकती है। फ्रंटलाइन नंबर्स की बात करें तो आय में हम लगभग 50% के उछाल का अनुमान लगा रहे हैं। कामकाजी घाटे से कामकाजी मुनाफे में आ सकती है। 561 करोड़ के कामकाजी घाटे के सामने आप 608 करोड़ का कामकाजी मुनाफा देख सकते हैं। वहीं 1500 करोड़ के घाटे के सामने लगभग 470 करोड़ का मुनाफा भी आते हुए दिखेगा। कुल ऑर्डर बुक में भी आप 85% का उछाल का अनुमान लगा रहे हैं, नए ऑर्डर्स में, माफ कीजिएगा। और कुल ऑर्डर बुक की बात करें तो यहां पर भी 5% की बढ़त दिख सकती है। अब क्यों आएगी घाटे से मुनाफे में कंपनी? बेहतर एग्जीक्यूशन की वजह से और लगातार अच्छे ऑर्डर्स मिलने की वजह से नतीजों को सहारा मिलने वाला है। तो ये सबसे बड़ा ट्रिगर है जिसकी वजह से अच्छे नतीजे रहेंगे। प्रोविजंस भी कंपनी कम कर रही है और साथ ही जो ऑपरेशनल फ्रंट है वहां पर भी आप काफी सारे सुधार देखेंगे, कॉस्ट रैशनलाइजेशन को लेकर, वर्किंग कैपिटल साइकिल में सुधार को लेकर। इसकी वजह से कामकाजी तौर पर भी नतीजे अच्छे रहने वाले हैं। पिछले साल बेस भी कम हुआ था लॉकडाउन की वजह से जो इंपैक्ट था, तो इसलिए आप ओवरऑल बेस पर देख रहे हैं कि 50% आय में बढ़त दिखने वाली है, बट एक हेल्दी फिगर आएगा जहां तक आय का अनुमान है। और साथ ही कर्ज कम करने से ब्याज का खर्च भी कम होते हुए दिख रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल नतीजों को सहारा मिलेगा। आने वाले समय के लिए देखना पड़ेगा कि क्या वर्किंग कैपिटल ट्रेंड में और सुधार होता है कि नहीं, एग्जीक्यूशन पर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है, नए ऑर्डर्स पर क्या आउटलुक दिया जा रहा है, और साथ ही एसेट बिक्री का क्या प्लान है। बट एक वर्ड ऑफ कॉशन यहां पर, अनुमान ऊपर नीचे काफी हो सकते हैं क्योंकि अलग अलग तरह के अनुमान आ रहे हैं इस समय बाजार को लेकर। नतीजे अच्छे रहेंगे, बट कितने अच्छे नतीजे रहते हैं ये देखना पड़ेगा BHEL के लिए। बिल्कुल। चलिए, अब अविनाश जी आपसे समझते हैं BHEL के नतीजों का अनुमान। वहीं क्या नतीजों से पहले कोई पोजीशन होल्ड की जा सकती है? मुझे लग रहा है कि BHEL का स्टॉक काफी सिग्निफिकेंटली भाग चुका है। मैं नतीजों के लिए वेट करूंगा, और जैसे दीपांशु ने कहा कि नतीजे का नंबर तो ठीक है, लेकिन जो 2-3 चीजें हैं वो मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगी। पहले तो ओवरऑल जो वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम है BHEL का, और काफी पैसा गवर्नमेंट का ड्यू है कंपनी को, वो कितने जल्दी अभी कंपनी को मिल रहा है, प्लस एग्जीक्यूशन स्पेस कंपनी की ओवरऑल जो ऑर्डर बुक है उसमें कितनी रहेगी, क्योंकि यही बात पे BHEL की डाउनग्रेडिंग हुई थी। और अभी जो शेयर चला है वो इसलिए चला है कि ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे थे बाजार में कि यहाँ पे भी गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर लेके इसको बेच देगा। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल वर्किंग कैपिटल और मेरे ख्याल से ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन, ये दोनों चीजों पे अगर पॉजिटिव कमेंट्री कल आती है तो आपको शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, और रिजल्ट्स के बाद ही मुझे लग रहा है शेयर में एक और अपवर्ड जर्नी पॉसिबल लग रही है। जी, नतीजे DLF के भी आने वाले हैं और मार्च तिमाही में नतीजों से उम्मीद क्या है, मानसी से समझते हैं, उनके पास है पूरी रिपोर्ट। मानसी, जरा बताएं DLF के नतीजों का अनुमान क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए रियल एस्टेट सेक्टर की अगर बात करें, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जो ये लॉकडाउन का फेज था तब थोड़ी सी परेशानियां जरूर रही, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन की गति बढ़ना शुरू हुई, जिसका सीधा असर है जो कि नतीजों पर भी पड़ता दिखेगा। DLF के नंबर्स की अगर बात करें, नतीजे अच्छे आने वाले हैं। इनफैक्ट घाटे से मुनाफे में कंपनी आती हुई दिखेगी।
सबसे पहले आपको बता दें कि बिक्री जो है 1694 करोड़ से 9720 करोड़ तक जाती हुई दिख सकती है। खास तौर से मांग में बढ़त है जिसका असर बिक्री पर पड़ता हुआ दिखेगा। पिछले टाइम्स में हमने देखा ही है कि तमाम रियल एस्टेट कंपनियों की बिक्री में काफी हद तक इजाफा होता हुआ दिखा है। ऑफ कोर्स कमर्शियल बिक्री की गति कैसी है ये देखना काफी जरूरी होगा, लेकिन साथ ही कामकाजी मुनाफे की भी अगर बात करें 4610 करोड़ कामकाजी मुनाफा कंपनी का आता हुआ दिख सकता है। मार्जिन जो है 18.7% से सीधा 47% तक जाते हुए दिख सकते हैं, और जहां कंपनी 1858 करोड़ का नुकसान देख रही थी, अनुमान यह है कि अब 2164 करोड़ के मुनाफे में रहेगी। ग्रोथ बढ़ने से सेक्टर पर पूरा असर पड़ता हमने देखा है। बिक्री बढ़ रही है जिसका सीधा असर मार्जिन पर है। पॉजिटिविटी मार्जिन पर इसलिए आते हुए दिखेंगे क्योंकि बिक्री काफी अच्छी रहेगी। इन सब के बावजूद कुछ चीजें हैं जिस पर खास नजर रखनी होगी। रिवाइवल की गति अभी कैसी है उस पर, साथ ही कमर्शियल लीजिंग और बिक्री के ट्रेंड पर भी नजर रखनी होगी। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज और लीज रेंटल से होने वाली आय पर भी खास तौर से फोकस रखना होगा, लेकिन डीएलएफ के नतीजे इस बार अच्छे आते दिखेंगे। अविनाश जी, डीएलएफ पर आपकी राय, और क्या नतीजों से पहले कोई स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है? मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली नतीजों के पहले एक पोजीशन ली जा सकती है। डीएलएफ ने अपना कर्जा काफी कम किया है, प्लस इनका रेंटल बिजनेस भी अच्छी तरह से स्टेबलाइज हुआ है। और जैसे मानसी ने कहा कि लॉकडाउन के समय में भी चैलेंजिंग पोजीशन जरूर थी, लेकिन जो इन्वेंट्रीज थी वो काफी अच्छी तरह से रियल एस्टेट मार्केट में रेसिडेंशियल सेगमेंट के लिए अच्छी तरह से बढ़ी है, तो ये अच्छी बात है। और मुझे लग रहा है कि होपफुली इंटरेस्ट रेट्स जब तक कम रहते हैं तब तक ओवरऑल जो फाइनेंसिंग है वो माहौल कस्टमर्स के लिए पॉजिटिव रहेगा, रियल एस्टेट के लिए भी अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इन द नियर टर्म ये ट्रैक्शन रहना चाहिए, और ओवरऑल जो कमेंट्री रहेगी रिजल्ट्स के बाद वो भी मेरे ख्याल से मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगा। तो डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इस लेवल से भी खरीदा जा सकता है। आइए अब अनिल जी से समझते हैं कल के बाजार पर क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या रहेंगे। उम्मीद तो यह है कि कल एक अच्छा सेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय बाजार जिस तरह से दिन के हाई पॉइंट पर बंद हुए हैं वो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि बुल्स वापस से कंट्रोल में आ रहे हैं। और दूसरा कॉन्फिडेंस अमेरिका के फ्यूचर्स से भी आता दिखा। 70-75 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अमेरिका में आज मेक और ब्रेक बड़ा ट्रेडिंग सेशन है, वहाँ के संकेत काफ़ी अहमियत वाले होंगे कल सुबह। तो पहली शुरुआत हम उन संकेतों के दम पर करने की कोशिश करेंगे, प्लस देखेंगे आज के सेशन में जो कुछ तेजी बनी है इसमें शॉर्ट कवरिंग एफआईज की हुई है, ट्रेडर्स की हुई है, फ्रेश खरीदारी हुई है। तो आज के डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। प्लस अगली सीरीज हफ्ते वाली जो शुरू होगी कल से, उसमें किस तरह की पोजीशंस है वो देखकर हम डिसाइड करेंगे। लेकिन ओवरऑल एक बात साफ है, बाजार मजबूती की तरफ बढ़ने को तैयार है, और जो सपोर्ट रेंज है बाजार की वो इंटैक्ट है। सपोर्ट रेंज है 15,575 से 15,625। ये मजबूत सपोर्ट जो है आसानी से टूटने वाला है नहीं। 15,800 के आसपास एक छोटी रुकावट है, उसको पार करने के बाद 100 पॉइंट की तेजी निफ्टी में और बनने की जगह बन जाती है। तो 15,875 15,900 तक जाने की कोशिश 15,800 के बाद हो सकती है, नया लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 34,800 34,900 कल सपोर्ट के तौर पर बैंक निफ्टी पर काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 35,500 35,650 की रेंज तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश हो सकती है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो कल दिख सकती है, हो सकता है अगर बाजार का मूड माहौल ठीक रहे तो फिर ऐसे में लीडरशिप तेजी की तरफ बैंक निफ्टी की आ सकती है। आज बैंकिंग शेयरों ने जो दम दिखाया वो एक दिन का नहीं है, शायद 1-1.5 दिन और बैंकिंग शेयरों की लीडरशिप चले। तो कल के सेशन में बैंकिंग शेयरों पर भी आपको फोकस करना है, प्लस आपको फोकस करना है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में। दिन भर मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में कॉन्फिडेंस कम था, तेजी कम दिखी, लेकिन आखिरी 1-1.5 घंटे में सारे मिड कैप शेयर लगभग डे हाई पर बंद होते नजर आए, यानी कि कॉन्फिडेंस फिर से लौटता हुआ दिखा कल के लिए। तो कल मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जबरदस्त एक्शन दिखेगा, वहां पर भी आपको फोकस करना चाहिए। तो कल के लिए बाजार पर जानी स्ट्रैटेजी, आइए देखते हैं अब कल का ऑप्शन। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया से बात करते हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां पर रखें? गुड इवनिंग साथी, मेरे पास 2 ऑप्शन स्ट्रेटेजी है कल के लिए। दोनों बाई साइड के ऑप्शन है। पहला स्टॉक का बात करते हैं गोदरेज प्रॉपर्टी। गोदरेज प्रॉपर्टी में और रियल एस्टेट स्पेस में आज अच्छा मोमेंटम था, जो कि कल कंटिन्यू रह सकता है। इसके लिए गोदरेज प्रॉपर्टी में 1440 वाला कॉल 55 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 35 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में टारगेट बनेगा 75 रुपए से लेकर 90 रुपए तक का। दूसरा स्टॉक है फार्मा स्पेस का बायोकॉन। बायोकॉन चार्ट के ऊपर अच्छा दिख रहा है, आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो बायोकॉन का 420 का कॉल 9 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 6 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में टारगेट बनेगा 12 रुपए से 15 रुपए तक का। ये 2 ऑप्शन है जो कल ट्रेड किए जा सकते हैं।
शुक्रिया सुमित जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रेटजी बताने के लिए। अविनाश जी, आपके पास हमारे लॉन्ग टर्म पिक आज आप कौन सी देंगे? स्वाति, लॉन्ग टर्म पिक एक कंपनी है जो एडिबल ऑयल और एथेनॉल का कॉम्बिनेशन है। कंपनी का नाम है BCL इंडस्ट्रीज। ये कंपनी ने अभी हाल ही में FY21 के लिए नतीजे डिक्लेयर किए। बहुत ही बेहतरीन कंपनी ने नंबर्स डिक्लेयर किए हैं। 1400 करोड़ का रेवेन्यू, उसके ऊपर 82 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और करीबन 42 करोड़ का प्रॉफिट, जो पिछले साल 26 करोड़ था। कंपनी में दो बड़े ट्रिगर है। एक तो इनका जो एडिबल ऑयल बिजनेस है वो करीबन 55-60% कंट्रीब्यूट करता है। एडिबल ऑयल की कीमतें में करीबन 15-20% का इजाफा पिछले 2-3 महीने में हुआ है, तो हमको लग रहा है कि आने वाला साल भी अच्छा रहेगा। प्लस इनका एथेनॉल में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है। बठिंडा में इनकी एथेनॉल की फैसिलिटी, अभी नई फैसिलिटी बंगाल में आ रही है, तो इसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा। ओवरऑल हमको लग रहा है कि इस साल 18 रुपए की अर्निंग आई है, अगले साल करीबन 22-23 रुपए की अर्निंग आएगी और स्टॉक ने थोड़ी तेजी जरूर दिखाई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस लेवल से भी अच्छी तेजी आ सकती है। करीबन 270-275 का साल भर का टारगेट है। सो 6 to 12 मंथ्स में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पिक है जहां पे अभी भी अच्छा मुनाफा बन सकता है। तो लंबी अवधि के लिए BCL इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। बहुत शुक्रिया अविनाश जी, आज आप शो में शामिल हुए। तमाम हमारे सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। आज के लिए शो में बस इतना ही।